ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग MTP 2 करने वाले हैं, जो सीए फाउंडेशन की आई है फॉर May 25 एग्जाम्स के लिए। MTP के अंदर कुछ ज्यादा बहुत खास चीजें नहीं है, तो अगर कोई बच्चों ने मान लीजिए जैसे कि मेरे क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर सॉल्व की होंगी, तो आप ये MTP अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन बैंक के नजर आ जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करेंगे इस सेशन के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का लॉ पढ़ाता हूं। बेटा, आप हमसे सीए फाउंडेशन या सीए इंटर का लॉ पढ़ सकते हैं रेगुलर मोड से या फास्ट ट्रैक बैच की मदद से। एनरोल कीजिएगा हमारे सेशंस को ultimatecA.com के ऊपर जाके। ये हमारी सीए फाउंडेशन की टीम है, ये हमारी सीए इंटर की टीम है बेटा, जिनसे आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं ऐप के ऊपर। और एकदम बढ़िया से यहाँ पे आपको हमारे क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, जिसकी मदद से आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग हमारे सीए फाउंडेशन जनवरी 25 के रिजल्ट्स रहे थे बेटा। साथ ही साथ हमारे सीए इंटर के भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे थे, जिसके अंदर हमारे 3 AIR रैंक्स आए थे सीए इंटर के अंदर अगर मैं बात करूं। और कई सारे बच्चे यहां पर बोथ ग्रुप्स भी पास क्लियर कर गए, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंतर्गत। राइट, ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे MTP 2 से रिलेटेड। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर MTP सीरीज 2 है, यहाँ पर है ना। MTP सीरीज 2 अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जो May 25 एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली रेलिवेंट है। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखो, PQ and R jointly promises to pay 60,000. Examining, considering the provisions of Indian Contract Act, can S compel any of the three parties PQ and R to pay him 60,000? R is compelled to pay the whole amount to S. Can he recover anything from P and Q when both parties are solvent and P is not in a position to pay anything? Okay. चलो सर, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन देख रखा है, 7 नंबर का। भाई साहब, पूरा के पूरा आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 42 को सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 42 को एक्सप्लेन करना है, जो ये कहता है कि जहां पे टू और मोर पर्सन, when two or more persons have made joint promise, then unless contrary intention appears from the contract, all such persons must jointly perform the promises, है ना। और अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो representative of such promiser along with the other surviving promisers have to fulfill the must fulfill या must jointly fulfill the promise। ऐसा आपको सेक्शन नंबर 42 में बोलना है। फिर आपको सेक्शन नंबर 43 लिखना है, जहां पर आप बोलोगे कि प्रोमिसी क्या कर सकता है, प्रोमिसी मे कंपेल एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल द कॉन्ट्रैक्ट। पर इट डजंट मीन कि बाकी जो जॉइंट प्रोमिसर्स होंगे वो ऐसे प्रोमिसर के टुवर्ड्स लायबल रहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लायबल रहेंगे सर, ऐसा यहां पर बोल रखा है। फिर सेक्शन नंबर 43 के अंदर आपको ये भी बताना है यहाँ पर कि इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, देन रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इट इन इक्वल शेयर। मतलब यहाँ पर इक्वल शेयर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल शेयर के अंदर आपको लॉसेस को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखो सर, जब P और Q सॉल्वेंट है तो यहाँ पर 20,000 दोनों से बुलाया जा सकता है। और मुझे एक बात बताइए, जहां पर सर पहले केस में अपन लोग यहाँ पर P और Q से दोनों से 20,000 रुपए बुलाएंगे, और 20,000 रुपए खुद एस यहाँ पर पे करेगा, या खुद यहाँ पर पे करेगा कोई भी एक पर्सन जिसको कंपेल किया गया है पे करने के लिए। ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर P से कुछ भी पैसा वसूला नहीं जा सकता, तो ऐसे केस के अंदर जो Q और R है ये लॉसेस को शेयर करेंगे इक्वली, यानी कि दोनों 30-30 हजार रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि 20,000 का इनका अमाउंट और 10,000 रुपए लॉस का, यानी कि इस तरीके से 30,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, इस तरीके से आपको 30,000 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? फटाफट जल्दी से बोलो, है ना। यस, ओके। चलो अब हम लोग चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ, देखो क्या बोला यहाँ पर, ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड। As per last profit and loss, the Silverwood Private Limited has turnover of 1.8 crore and paid up share capital of 80 लाख, यानी कि 0.8 करोड़ रुपए, है ना। ओके, अब देखो, the board of directors want to avail the status of small company.
The company secretary of the company advised directors of the Silverwood Limited cannot be categorized as small company. इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बताओ यहां पर कि जो कंटेंशन है किसका, कंपनी सेक्रेटरी का, मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो ये बातचीत कर रहा है क्या ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताइए। तो देखो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, स्मॉल कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी सर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट ग्रेटर देन 4 करोड़ और जिसका टर्नओवर इज नॉट ग्रेटर देन 40 करोड़। समझे क्या बात को? यस। दूसरा, मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एक कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। कब? अगर वो मान लो होल्डिंग कंपनी है या वो सब्सिडरी कंपनी है किसी की, तो नहीं ले सकती। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी है तो यहां पर ये स्टेटस नहीं ले सकती। और तीसरा, एनी अदर कंपनी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होता है तब यहां पर वो स्टेटस नहीं लिया जा सकता। अब यहां पर जो हमारी ये कंपनी है बेटा एसपीएल, मतलब कौन सी, सिल्वरवुड या सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडरी है ओ इसकी अपनी ओकवुड की। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या ये स्टेटस ले सकती है क्या प्राइवेट कंपनी का? नहीं सर, ये स्टेटस नहीं ले सकती है सर। बस यही तरीके से आपको आंसर यहां पर बताना है। बराबर। ओके, अगला थर्ड, in a Blossom Private Limited, there are only 5 members. All of them go in a boat in a pleasure trip in an open sea और बोट कोलैप्स कर जाती है और सबके सब मर जाते हैं बेटा। तो ऐसे केस में कंपनी का क्या हाल होगा? तो यहां पर आपको बताना है कि अगर सारे के सारे मेंबर्स मर भी जाते हैं तो देखो इस ब्लॉसम नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, ये बात एक्चुअली फॉल्स है सर, क्योंकि कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो इसलिए आप बोलोगे कि कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेंगी। इट इज फर्दर करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी और कैन नॉट बी स्यूड, या ये भी गलत है सर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ अदर देन नेचुरल बर्थ। तो ये जो कंपनी बेटा इसके पास राइट्स होते हैं एक इंडिविजुअल जैसे, ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें ओपन कर सकती है, लाइबिलिटी को एंटर कर सकती है। एक बात का ध्यान रखना सर, कंपनी के ऊपर आप केस भी कर सकते हो और कंपनी भी खुद के नाम पर दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकती है ना। बस कंपनी जेल में नहीं जा सकती और कुछ कुछ मैरी नहीं कर सकती, प्रैक्टिस अ प्रोफेशन नहीं कर सकती, ये सब चीजें कंपनी नहीं कर सकती है सर। बस इतना यहां पर बोला गया है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ओके सर, अगला देखो, explain the rules laid down in the Indian Partnership Act for mode of settlement of partnership accounts after dissolution of a firm. What is the order in which assets of the firm are applied? अब ये पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया है बेटा, चाहे आरटीपीओ या एमटीपी के अंदर, ये फर्स्ट टाइम सवाल आया है, ठीक है ना। जहां पर क्योंकि जनरली क्या होता है, ये आपके अकाउंट्स के अंदर चीजें कवर्ड हो जाती है सेक्शन नंबर 48 की, ये पहली बार आया। थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट देखो, आपको क्या बोल के रखा है, सेक्शन नंबर 48 यहां पर कहता है कि किस तरीके से आप अकाउंट्स को सेटल करोगे। तो सबसे पहले जो भी लॉसेस होते हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको प्रॉफिट से पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। फिर दूसरा क्या बोला गया है सर, जितने भी असेट्स होते हैं यहाँ पर, ये असेट्स जो पार्टनर्स के, यहाँ पर जितने भी असेट्स होते हैं फर्म के इंक्लूडिंग सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, इससे आप सबसे पहले डेट को पे करोगे बेटा। फिर उसके बाद आप यहां पर पार्टनर्स के प्रॉफिट, पार्टनर्स को यहां पर पे करोगे जो भी कैपिटल पे ड्यू है। फिर पार्टनर्स के अलावा जो भी यहां पर, इसके अलावा देखो मतलब कौन सा, आपका फ्लोटिंग कैपिटल पे करोगे, फिर आपका फिक्स कैपिटल पे करोगे, और फिर उसके बाद क्या बोला गया, और फिर अगर कोई भी रेसिड्यू बच गया, मतलब और कुछ बच गया, तो आप उसको पे कर दोगे क्या? यस सर, आप उसको पे कर दोगे सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। बस यही चीज यहां पर बोली गई है, ठीक है। अगला, discuss the provision of Indian Partnership Act regarding the payment of debt या separate debts of a partner. How the firm property and partners separate property applied in settling such debts. तो यहां पर बोला गया है कि आप बताओ किस तरीके से यहाँ पर डेट्स को पे किया जाएगा। तो देखो सर, अगर फर्म की प्रॉपर्टी होती है तो सबसे पहले आपको उससे फर्म के डेट्स को पे करना है और उसके बाद अपने पार्टनर्स के डेट को पे करना है। सर अगर पार्टनर्स की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है तो सबसे पहले उसको क्या करना है बेटा, सेपरेट डेट को पे करना है और उसके बाद उसने फर्म के प्रॉपर्टी या फर्म के डेट्स को पे करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करेंगे। समझे क्या आप बात को?
मतलब सर जो जिसकी प्रॉपर्टी है पहले उसके रिस्पेक्टिव डेट्स पे कर लो और उसके बाद पैसा बच गया तो आप इसको पे कर देना किसके लिए बच्चों, आप इसको पे कर देना दूसरे चीजों के लिए। किसके लिए बोलो बच्चों, दूसरे चीजों के लिए आप इसको पे कर देना। मतलब दूसरे, मतलब जैसे अगर इंडिविजुअल है तो फर्म के लिए, फर्म है तो इंडिविजुअल के लिए। ओके डन है, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल पढ़ेंगे, देखो। The Institute of Science Technology Dehradun buyer placed an order of various chemicals worth rupees 1.5 lakh from the supplier of Delhi the seller. The buyer made a full advance payment and seller dispatched the consignment by courier of his choice without reserving right of disposal over the goods. इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो गई बायर को. The consignment was lost in transit and now buyer seeks a refund for purchase price. With reference to the provision of sale of goods act, बताओ वैलिडिटी ऑफ द बायर्स क्लेम फॉर रिफंड. मुझे बताइए कि सर यहाँ पर अगर राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व ही नहीं किया तो इस केस के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है किसकी, बायर की. मतलब क्या वो रिफंड मांग सकता है क्या, नहीं सर वो रिफंड यहाँ पर नहीं मांग सकता. क्या कहा मैंने, बोलो, वो यहाँ पर रिफंड नहीं मांग सकता. देखो जरा, आओ 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 इसके आंसर को पढ़ेंगे सारे लोग. देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू दी कैरियर, इसका मतलब क्या होता है, देखो, वेर इन द परस्यूएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर सेलर यहां पर क्या करता है बेटा, सेलर यहां पर गुड्स को डिलीवर करता है बायर को और टू द कैरियर को या अदर बेली को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर. और इसके साथ साथ है ना, इसके साथ साथ वो यहां पर क्या नहीं करता है बताइए, वो सर राइट ऑफ डिस्पोजल, यहां पर राइट ऑफ डिस्पोजल वो यहां पर नहीं रखता है. मतलब इट डू नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल. तो इसका मतलब उसने क्या किया है, अनकंडीशनली, क्या कहा मैंने, बोलो, उसने अनकंडीशनली गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया है. उसने अनकंडीशनली गुड्स को क्या कर दिया है, बोलो बच्चों, अप्रोप्रिएट कर दिया है. किसको लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके. किसको लेके बोलो बच्चों, टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट. अब मुझे बताइए यहां पर जैसे गुड सप्लाई हुआ और मैंने रिजर्व को नहीं किया, इसका मतलब सर यहां पर लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है तो यहां पर लॉस किसका माना जाएगा, लॉस यहां पर सेलर का माना जाएगा. किसका लॉस माना जाएगा, बोलो बच्चों, सेलर का यहां पर लॉस माना जाएगा क्या, ना सर, यहां पर बायर का लॉस होगा क्योंकि बायर को अपन ने गुड्स यहां पर दे दिए थे क्या, बिल्कुल. मतलब बायर का जो क्लेम है वो इनवैलिड होगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल इनवैलिड होगा. अगला, Siddharth visited authorized car showroom for purchase of car of choice without conducting a detailed inspection. After making the payment and taking delivery, he discovered a defect in the engine that could not have been detected even with a reasonable inspection. अब जो reasonable inspection है उसके द्वारा भी पता नहीं चल सकता. अब with reference to the सोगा आपको बताना है कि सिद्धार्थ यहाँ पर इन्वोक कर सकता है implied condition of merchantability और रेप्यूडिएट कर सकता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट को. तो देखो यार सिंपल सी बात है सर, जब गुड्स को मैं कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से बाय करता हूं बेटा सेलर से, जो ऑर्डिनरीली डील करता है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स क्या होने चाहिए बेटा, गुड्स यहाँ पे मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए. क्या होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए. समझे क्या. अब देखो इसका मतलब सर सिंपल सी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, ऐसे डिफेक्ट जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से दिख जाते हैं वो डिफेक्ट अगर बाद में मुझे दिखते हैं तो मैं उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाऊंगा क्या, नहीं सर. मर्चेंटेबल क्वालिटी को डिफाइन नहीं किया है, बट उसका यह मतलब होता है कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जनरली जो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा उसको मर्चेंटेबल क्वालिटी बोला जाता है. अब इस केस के अंदर अगर इंजन डिफेक्टिव था तो मुझे जरा बताइए, अगर इंजन डिफेक्टिव था तो मुझे कैसे पता चलेगा, सिद्धार्थ को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा. तो इस सिचुएशन के अंदर सिद्धार्थ क्या बोल सकता है क्या, कि इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट को आप रेप्यूडिएट कर सकते हो. हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर बोल सकते हो. ठीक है, आ जाओ. मतलब इस बार तो हद पार कर दिया इसी ने ये सवाल पूछकर. ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बताओ अंडर कंपनीज एक्ट, है ना. ये जो आप पढ़ते नहीं हो क्या अकाउंट्स के अंदर, क्या क्या पढ़ते हैं सर, आपको याद है, अथोराइज कैपिटल आप पढ़ते हो बेटा, फिर आप इशूड कैपिटल पढ़ते हो, सब्सक्राइब कैपिटल करते हो, पेड अप कैपिटल पढ़ते हो, कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ते हो. उसको आपको एक्सप्लेन करने के यहाँ पर बात की गई है, आप आराम से एक्सप्लेन करना इसको. ठीक है, अब देखो, explain the advantages of LLP form of business. How does its legal structure make flexible and preferable model for entrepreneurs? Also discuss legal capacities as LLP acquires upon registration. तो बहुत ही सही, advantages of LLP और effect of registration पूछ लिया है.
तो एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजी टू फॉर्म है, सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, इजी टू डिसॉल्व है। रजिस्ट्रेशन के बाद इफेक्ट क्या होता है, स्यू या कैपेबल ऑफ बीइंग स्यूड, ये एक्वायर होल्ड या डिस्पोज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, इसकी कॉमन सील हो सकती है, या ये कुछ अदर एक्ट्स या बॉडी कॉर्पोरेट जो एक्ट सफर या चीजें करते हैं वो सारी चीजें भी ये कर पाएंगे क्या, हाँ सर वो सारी चीजें भी ये एलएलपी कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 ए पॉइंट। PQR are the partners in a construction firm. PQR associates. P buys a cement on behalf of firm from D. Cement is used in ordinary course of firm's business. P uses the cement for a personal purpose. इससे पहले वो स्टेशनरी वाला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन बैंक में। The supplier due is unaware of the private use of cement by P, claims the price from the firm. The firm refuses to pay for the price on the ground that cement was never received by it. Referring to the provisions of Indian Partnership Act, answer करो following. Whether firm's contention is tenable. मुझे बताइए फर्म जो कह रही है क्या सही कह रही है क्या, नहीं सर फर्म यहाँ पर सही नहीं कह रही है। दूसरा, what would be your answer if part of cement so purchased by P was delivered to him by him and the rest was used by the private use? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर अपना सेम रहेगा कि फर्म यहाँ पर लायबल रहने वाली है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लायबल रहेंगी। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन नंबर 18 का, कि एक पार्टनर क्या होता है, एक पार्टनर एजेंट होता है फर्म का फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और एक पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, दोनों चीजें हो सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब देखो क्या, a partner is a agent of firm for the purpose of business cannot be applied to all transaction, जिसको यहां पर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करें। पर सेक्शन नंबर 25 अब इसके अंदर आएगा। सेक्शन नंबर 25 कहता है कि पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी विच कम अंडर द स्कोप ऑफ एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी। अब सेक्शन नंबर 26 यहां पर यह कहता है, समझना बात को, सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है कि फर्म यहां पर लायबल रहेंगे टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर for wrongful acts done by the partner if partner while doing in the ordinary course of business अगर कुछ काम करता है और या with authority of partners कुछ काम करता है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर फर्म की यहां पर लाइबिलिटी रहेंगी क्या, हाँ सर फर्म की लाइबिलिटी रहेंगी, ऐसा सेक्शन नंबर 26 कहता है। इसका मतलब सर भली सीमेंट परचेस किया गया और पी के द्वारा पर्सनल यूज किया गया, पर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होता है और फर्म के नाम पर लिया गया तो फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ वो बात अलग है, अब आप पार्टनर पी से बाद में वसूल कर सकते हो, पर थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स फर्म को पैसा पे करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल पे करना पड़ेगा। यानी कि सर पहले केस के अंदर फर्म का जो टेनेबल, फर्म का जो यहाँ पर कंटेंशन है वो टेनेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, और दूसरे केस के अंदर भी आंसर आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब क्या कि पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स जो है ना बेटा, ध्यान रखना उनको अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, बट वो एक्शन ले सकते हैं पार्टनर पी के अगेंस्ट। क्या कर सकते हैं बोलो, एक्शन ले सकते हैं पार्टनर पी के अगेंस्ट। क्या कर सकते हैं बोलो, एक्शन ले सकते हैं पार्टनर पी के अगेंस्ट, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? सभी लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? बोलो 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 फटाफट, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे मेरे को, है ना? यस सर, डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? बोलो 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 जल्दी से, डन 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 डन। सभी लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? राइट, ओके सर, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना? अब मैं क्या कह रहा हूं, अब सर मैं यहाँ पर बात करूंगा सेकंड वाले पॉइंट को लेके। देखो यहाँ पर क्या, यूनिटी फाउंडेशन इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज, सेक्शन 8 से रिलेटेड दिख रहा है। A company is registered as a Section 8 company with a clear plan to reinvest all the profits into activities, and license has been accorded to reinvest all profits into activities of the government. License according by central government. For the financial year ending 31st 3/25, the company earned substantial profit, transferred the amount of sum to Messrs. ABC and Associates, a partnership firm, and one of the member of Unity फाउंडेशन। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है मेंबर। सब्सिक्वेंटली ऑन कंप्लेंट ऑफ वन ऑफ द मेंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ फंड डायरेक्टेड कंपनी टू वाउंड अप ऑन द ग्राउंड दैट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। गलत है ये तो कहना, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, एंड इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू फर्म।
एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या ग्राउंड टेकन फॉर वाउंडिंग अप इज सफिशिएंट। देखो इसमें एक ग्राउंड करेक्ट है और एक नहीं, मतलब क्या कि आप प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप प्रॉफिट को केवल और केवल चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट यहां पे आपने ट्रांसफर किया तो आपने गड़बड़ कर दिया। पर एक पार्टनरशिप फर्म क्या मेंबर बन सकती है क्या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। क्या कहा मैंने? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी जो है ना वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म होती है क्या? बिल्कुल। और चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं ये चीजों को आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 8 कंपनी को यहां पर लाइसेंस मिलता है। क्या मिलता है? बोलो। सेक्शन 8 कंपनी को यहां पर लाइसेंस मिलता है। किससे? यहां पर लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है। किससे लाइसेंस मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर लाइसेंस मिलता है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आप ये बताओगे अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या कर सकती है? स्टेटस को चेंज कर सकती है, वाइंडिंग अप करवा सकती है, अमलगमेशन करवा सकती है किसी दूसरे कंपनी से, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट में आप बोलोगे कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो क्या बन सकती है? सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मेंबर बन सकती है, इस बात को आपको बताना पड़ेगा। फिर आप ये भी बोलोगे कि ये जो यूनिटी फाउंडेशन कंपनी है बेटा इसके अंदर मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट्स मेंबर रह सकती है। बट कंपनी ने मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अगर उसको वाइंडिंग अप करना चाहती है इस पॉइंट पे कि उसने क्या किया? अपने प्रॉफिट्स का मिसयूज किया है, तो वो वाली चीजें बिल्कुल है क्या? बताइए मुझे जल्दी से। यस सर, वो चीजें वैलिड है। मतलब क्या? आप प्रॉफिट को बेटा किसी पार्टनरशिप फर्म को या किसी भी मेंबर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये वाला कंटेंशन सही है। बट वो वाला कंटेंशन की पार्टनरशिप फर्म मेंबर ही नहीं बन सकती, ये वाला कंटेंशन गलत है क्या? हाँ सर, ये वाला कंटेंशन गलत है। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, ये वाला कंटेंशन गलत है। क्या आपको बातें समझ में आ गई? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? राइट, ओके सर। चलो अब चलेंगे हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर। आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब ये वाला पीवाईक्यू सवाल है, बहुत इजी सवाल है, एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड। देखो यहाँ पर Pacific Private Limited has 9 directors on its board of directors. The company's AOA currently state that quorum का मतलब होता है कि मीटिंग में कितने डायरेक्टर्स आने चाहिए, उसे कोरम बोला जाता है ना? मीटिंग में कितने लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए सर, उसे हम लोग कोरम कहते हैं। तो कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर्स है, विच एवर इज हायर, ये अभी है बेटा। अब कंपनी क्या करना चाहती है? इसको अमेंड करके 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 4 डायरेक्टर विच एवर इज हायर वो करना चाहती है बेटा। अब यहां पर आपको एडवाइस करना है कि अगर इस एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को अपने को इंक्लूड करना है आर्टिकल्स में तो कैसे करेंगे? अब देखो यार, ये एक प्राइवेट कंपनी है बेटा, और प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड करना है तो आपको ऑल मेंबर्स की परमिशन लेना पड़ता है। और जैसे ही आप ऑल मेंबर्स की परमिशन ले लेते हो आप क्या कर सकते हो सर? आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को इंक्लूड कर सकते हो। वही अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो वहां पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता। ये प्राइवेट लिमिटेड है इसलिए ठीक है, पर अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो यहां पर आपको एसआर पास करना पड़ता क्या बच्चों? हाँ सर, यहां पर आपको एसआर पास करना पड़ता। बस यही इसका आंसर रहने वाला है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे? आप यहां पर बोलोगे कि अच्छा ये देखो पब्लिक कंपनी होती तो इसका एसआर से काम चल जाता, और प्राइवेट कंपनी है मतलब यहां पर आपको 100% मेंबर से क्या लेना है बच्चों? परमिशन लेना है। ठीक है, आ जाओ अगला। What is an anticipatory breach of contract? Discuss the rights and options available to the promisee under Indian Contract Act whether anticipatory breach takes place. तो देखो anticipatory breach का मतलब क्या होता है? Breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, 7 तारीख को ही ब्रीच कर दिया तो इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोला जाता है। अब यहां पर प्रोमिसर रिफ्यूज कर देता है बेटा, या वो सिग्निफाई करता है अपने अनविलिंगनेस ऑफ द परफॉर्मेंस, उसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच दोनों तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स भी हो सकता है, इंप्लाइडली भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। सवाल बनता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच? तो देखो पार्टीज के पास एक तो ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके डैमेजेस को क्लेम कर ले,
या दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इंतजार करे, वो उसको स्टिल ऑपरेटिव माने, और जब उस दिन नॉन परफॉर्मेंस हो फिर वो यहां पर क्लेम कर सकता है किसको, डैमेजेस को। बट सेकंड वाले केस में प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये प्रॉब्लम है यहां पर कि यहां पर सामने वाले पार्टी को सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है। मतलब क्या, 7 और 10 के बीच में अगर 9 तारीख को मान लीजिए लॉ ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो इस केस के अंदर डैमेजेस भी क्लेम हो पाएंगे क्या? नहीं सर, डैमेजेस भी क्लेम नहीं हो पाएंगे, ऐसा इसका मतलब है। यानी कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है किसको? बेनिफिट मिल जाता है किसको? बेनिफिट मिल जाता है किसको सर? सामने वाले व्यक्ति को। किसको बोलो बच्चों? सामने वाले व्यक्ति को। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? सभी लोग फटाफट बताएंगे कि आपको बातें समझ में आई क्या? यस सर। ओके, अगला पॉइंट देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, अब यहां पे आपको बताना है, एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है या वॉइड है। Miss Deepika pays a sum of 20,000 to marriage bureau to provide information about prospective grooms of her daughter's marriage. सर ये बिल्कुल वैलिड है बेटा, एक बात ध्यान रखना, ये चीजें वैलिड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर मतलब फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन और बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया। ये कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं है, ना ही ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। दूसरा, Bharat agrees with a Rahul to sell white horse, unknown to both the parties that horse was dead at the time of contract. तो ये सर बिल्कुल void agreement है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है कि घोड़ा मर चुका है। Ayush sell a goodwill of a shop to Omkar for 5 lakh and promises not to carry on similar business within local limits so long as Omkar carries on like business। मतलब जब तक ओमकार ये सेम बिजनेस को नहीं चलाता। अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बेटा लोकल एरिया के ऊपर है, तो ऐसे केस के अंदर ये वाला रिस्ट्रिक्शन क्या वैलिड होने वाला है क्या? बिल्कुल वैलिड होगा। प्रॉपर्टी वर्थ ₹20 लाख वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड जस्ट फॉर 2,50,000 बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बोलो बच्चों? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। एक बात का ध्यान रखना, मतलब नहीं सॉरी, यहाँ पर आप वॉइड बोलेंगे, वॉइडेबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉइड होता है। सेक्शन नंबर 11, अरे याद आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 11-12 के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का होता है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट विल बी ऑफ, बोलो सभी लोग जल्दी से बोलेंगे, दैट विल बी नॉट वैलिड, यानी कि वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल, ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया इन्होंने। अब देखो, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, what is the meaning and essential characteristics, how does negotiable instruments classify into order or payable or bearer। बहुत सही, मस्त सवाल पूछ लिया, एकदम इजी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय एंडोर्समेंट, आइदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब प्रॉपर्टी जो होती है ना इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ये सर ट्रांसफर होती है दूसरे पर्सन को फॉर अ वैल्यू। अब देखो, एक्ट ने यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया है, बट एक्ट ने कहा है कि 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, ओके। अब देखो, प्रोमिसरी नोट को आप पेबल टू ऑर्डर कब बोलोगे? क्या कहा मैंने, बोलो? प्रोमिसरी नोट को आप पेबल टू ऑर्डर कब बोलोगे? जब वहां पर पहला पॉइंट, जब वो सो एक्सप्रेस टू बी पेबल, मतलब जो ऐसा बोला गया एक्सप्रेस्ड है बेटा एज अ पेबल। और दूसरा बेटा यहां पर क्या बोल के रखा है, जब आपने एक्सप्रेस टू बी पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन बट डज नॉट कंटेन द वर्ड प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर। मतलब क्या कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने से प्रोहिबिट नहीं कर रहा है सर, तो वो पेबल बाय ऑर्डर होता है। इंस्ट्रूमेंट पेबल बाय बेयरर का मतलब वहां पर एक्सप्रेस्ड एज अ पेबल, या जो लास्ट एंडोर्समेंट है अगर वो ब्लैंक हुआ है, मतलब आपने किसी का भी नाम नहीं डाला है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? बेयरर यहां पर कहते हैं। ठीक है, ओके सर। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा? ये राइटिंग में होता है, ये साइंड होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, आप इसको कितनी भी बार ट्रांसफर कर सकते हो, इसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग टू पे मनी होता है बेटा, पे सर्टन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और ये सारी चीजें इसके आंसर में आती है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर फंक्शन एंड स्पेशलाइज्ड डिविजन्स ऑफ आरबीआई एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आरबीआई क्या होता है? सेंट्रल बैंक है या एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशंस ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सर इसकी ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोल इशू एंड मनी सप्लाई के लिए, ये मैनेज करता है कंट्रीज का मेन पेमेंट सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक
मुद्रा या इसके अलावा बाकी ऐसी अलग अलग करेंसीज को बनाना, प्रिंट करना, छापना, सर्कुलेट करवाना, ये सब काम है किसके? आरबीआई के। बेटा समझे क्या बात को? यस सर। ओके, अगला देखो, एक्सप्लेन explain the key responsibilities and organizational structure of Ministry of Corporate Affairs. Highlight legislative acted administrator and role of ICLS cadre. तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो एडमिनिस्टर करती है कंपनीज एक्ट को, एलएलपी एक्ट को और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। ये रेगुलेशन है बेटा सर्विस सेक्टर के लिए और इंडियन एंटरप्राइज को रेगुलेट करती है, जिसको मोस्टली सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं आईसीएलएस कैडर के, वो बेटा इसको संभालते हैं। ठीक है ना? ओके, इसका मतलब ये जो ऑफिसर्स है ये क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर से सिलेक्ट किया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, आ जाओ, आओ, आईआरएफ की तरफ से वो सवाल हुए समाप्त, एलएलपी के भी सवाल हुए समाप्त। एक एक क्वेश्चन ये आईआरएफ और एलएलपी का आता है। ठीक है, अब देखो, पीक्यूआर लिमिटेड, a supplier of electronic components, entered into a contract on August 1, 2024 with PQR Enterprises for sale of 1000 unit of microchips. अरे यार ये सवाल तो आया हुआ है। अब देखो, the contract specifically identified microchips by serial numbers and confirmed they were in a deliverable state stored in the PQR's limited warehouse. The contract stipulated that goods would be delivered on the 1st of September 2024. On 10th August, the flood occurred, damaged the warehouse and entire stock of microchips, including 1000 unit intended for PQR Enterprises. Examined with reference to the Sale of Goods Act, who shall suffer the loss? What will be your answer if microchip not specifically intended and marked for PQR Enterprises at the time of contract? तो देखो, सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? जहां पर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स होता है, तो जो प्रॉपर्टी है क्या वो ओनर बायर के पास होती है क्या? नहीं, जब तक, अनलेस एंड अनटिल दे आर एसर्टेन। तो बायर को ओनरशिप राइट तभी मिलेंगे जब वो स्पेसिफिक और एसर्टेन होंगे। सेक्शन नंबर 20 कहता है कि वेयर जहां पर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और डिलीवरेबल स्टेट का, तो प्रॉपर्टी यहां पर पास हो जाती है बेटा किसको? बायर को। जब कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो ना उसी समय पास हो जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो सर, मुझे एक बात बताइए, जहां पर माइक्रोचिप्स को स्पेसिफिकली एसर्टेन करके अलग कर दिया गया था डिलीवरेबल स्टेट में भी जो थी, तो उस केस के अंदर पीक्यूआर एंटरप्राइजेस लॉस को सफर करेगा। पर जहां पे आपने अलग नहीं किया था, तो उस केस के अंदर पीक्यूआर एंटरप्राइजेस लॉस को सफर करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। समझे क्या बात को? नहीं सर, नहीं करेगा, क्योंकि वो अनएसर्टेन के कैटेगरी में आ जाती है और अनएसर्टेन के केस में लॉस को कौन बेयर करता है? सेलर बेयर करता है। बोलो बच्चों, कौन बेयर करता है? सेलर बेस करता है। समझे क्या बात को? है ना? यस, गॉट इट एवरीवन। क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को। क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या ये चीजें आपको एब्सोल्युटली क्लियर है? अब देखो, सेकंड, ए परचेसेस अ मोटरसाइकल्स फ्रॉम बी एंड यूजेस इट फॉर सम टाइम. It turns out that motorcycle sold by B to A was stolen one and had to be returned to rightful owner. बिल्कुल सही है, राइट टू टाइटल वाला जो होता है बेटा यहाँ पर कंडीशन एज टू टाइटल. A bring an action against B for return of the prices. बिल्कुल करना ही पड़ेगा. Will he succeed? Examine with reference to the provision of Sale of Goods Act. तो देखो यहाँ पर क्या सर, सेक्शन नंबर यहाँ पर समझना, बात को ध्यान रखना सर। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है? नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, नेमो डैट क्वेट नॉन अबेट. इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो खुद ओनर नहीं है, क्या वो दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेच सकता है क्या? नहीं सर. इसके अलावा इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल कहता है कि सेलर के पास राइटफुल या सेलर के पास राइट होना चाहिए बेटा गुड्स को बेचने का, तभी वो उसके अंदर की प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर सकता. मान लो वो ट्रांसफर कर देता है तो जो राइट ओनर है, मतलब जो ट्रू ओनर है, वो गुड्स को वसूल कर सकता है और बायर सेलर से अमाउंट को क्लेम कर सकता है. क्या कहा मैंने? बोलो, बायर यहां पर रिकवर कर सकता है प्राइस सेलर से. तो इस केस के अंदर ए जो है वो सक्सीड कर जाएगा और वो बी से क्या प्राइस को क्लेम कर पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कर पाएगा. ठीक है, ओके सर, काफी इजी सवाल. अब देखो क्या फालतू सवाल पूछे. व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप डीड, इसका सिग्निफिकेंस बताओ और की कंटेंट बताओ और एडवाइसेबल बताओ कि क्यों यहाँ पर डीड
राइटिंग में होना एडवाइसेबल क्यों है, इवन दो नॉट मैंडेटरी। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है सर, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बेटा इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। एक ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टनर्स लिखा जाता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर नाम होता है, पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है, पार्टनर्स का एड्रेस होता है, पार्टनर्स का नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, प्रोविजन फॉर सैलरीज एंड कमीशन, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। ये सारी चीजें उसके अंदर दी होती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल दी होती है। ठीक है, आ जाओ सर आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला देखो, एन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है, तो सबसे पहला है ड्यूटी, ड्यूटी टू फॉलो, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड कस्टम, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड कस्टम। क्या कहा मैंने, बोलो, इंस्ट्रक्शन एंड कस्टम। मतलब यहां पर ड्यूटी बनती है बेटा किसकी, ड्यूटी बनती है यहां पर एजेंट की, कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शन या कस्टम्स प्रिंसिपल के द्वारा बताए गए हैं बेटा, तो ऐसे केस के अंदर उसको उसे फॉलो करना है। उसने अननेसेसरी अगाऊपना यानी कि खुद से चीजें नहीं करना है, और अगर वो खुद से चीजें करता है और उससे प्रॉफिट होता है तो उसको प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, और लॉस होता है तो उसको इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा प्रिंसिपल को। ठीक है, दूसरा, ड्यूटी किससे रिलेटेड, रीजनेबल केयर एंड स्किल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, बोलो, रीजनेबल केयर एंड स्किल से रिलेटेड यहां पर ड्यूटी के बारे में बात की है। तो देखो, एक एजेंट जो है बेटा वो बाउंड होता है टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ अ प्रिंसिपल, है ना, विथ सच स्किल as he may possess by the person of मतलब by the person engaged in the similar business unless principal has noticed the want of skill। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पर्सन है ना उसने रीजनेबल स्किल का क्या करना चाहिए सर, रीजनेबल स्किल का उसने इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर, क्या कहा मैंने, बोलो, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। मतलब यहां पर बोला गया कि आपने क्या करना है सर, प्रॉपर अकाउंट्स को रेंडर करना है क्या प्रिंसिपल को, बिल्कुल। इसके अलावा एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। सर अगर मान लो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है ना, या कोई भी उसको अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कोई डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप यहां पर प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करोगे। फिर ड्यूटी नॉट टू डील इन इट्स ओन अकाउंट, या ड्यूटी not to make secret profits, duty not to delegate, duty to pay such sums as received on the behalf of principals। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना पड़ेगा सर, लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अब आ जाओ सिक्स का ए पोर्शन, फटाफट सारे लोग देखेंगे सिक्स का ए यहां पर क्या कह रहा है, सुनना। देखो यहां पर, सर, Kanika purchased various cosmetic products worth rupees 15,000 during the last week from Karthik, a shopkeeper, on credit of 1 month. After a fortnight, she makes out a blank promissory note, signed it, and delivered it to Karthik, who further endorsed it to Manish for the payment of dues. Manish, who is a holder in a due course, filled the amount up to 17,000 from Karthik, and on maturity presented it to Kanika, but she refused to pay as amount was filled more than the agreed amount of 15,000. It is to note that the amount of 17,000 is recovered by the stamp affixed on it. Referring to the provisions of Negotiable Instrument Act, decide whether Kanika is liable to honor the promissory note of the Manish for 17,000। तो देखो सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, जहां पर एक पर्सन साइन और डिलीवर करता है टू अनदर एक पेपर स्टैम्प अकॉर्डिंग विद द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक तो ब्लैंक है, उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी है बट वो इनकम्प्लीट लिखी है, तो सामने वाले के पास प्राइमा फेसी अथॉरिटी आ जाती है कि वो उसको कंप्लीट कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, बट फॉर द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग रिकवर्ड बाय द स्टैम्प। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर पर्सन जो पर्सन यहां पर साइनिंग है, इट शैल बी लायबल फॉर सच इंस्ट्रूमेंट इन कैपेसिटी इन विच ही हैज साइंड द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नो पर्सन अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स शैल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पर्सन डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडिंग हिम टू बी पे और फर्दर। इसका मतलब क्या बोल के रखा है कि सर होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा सर ये पर्सन जो क्या एक्सेस अमाउंट को रिकवर कर सकता है क्या सर, यहां पर नहीं सर, रिकवर नहीं कर सकता है। अब देखो यहां पर हुआ क्या था, कार्तिक यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स था, है ना, वो क्या करता है, कार्तिक हु एंडोर्स करता है फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, है ना,
फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, और मनीष जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इसका मतलब मनीष यहां पर 17,000 रुपए रिकवर कर पाएगा, क्योंकि लॉ ने क्लियरली बोल के रखा है ना। और ध्यान रखना, कनिका को पे करना पड़ेगा, और कनिका ने जो एक्सेस पे किया वो मनीष से रिकवर करेंगे। समझे क्या बात को? यस। अब कुछ बच्चों ने मेरे को इससे रिलेटेड आई थिंक सो यहां पर कुछ भेजा था कि जो आईसीआई के आंसर है उसके अंदर गड़बड़ यहां पर आई है। आईसीआई ने बोल के रखा है कि कनिका से केवल और केवल 15,000 वसूल कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, नेट में कनिका के पास से तो 15,000 रुपए ही जाएंगे, पर कनिका को यहां पर ऑनर करना पड़ेगा पहले 17,000, और फिर वो 2,000 रुपए मनीष से रिकवर कर पाएंगे क्या? बिल्कुल रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब नेट में कनिका का पास से कितना जाएगा? 15,000 ही जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर, अगला देखो। निशा अ स्मॉल बिजनेस ओनर रिसीव्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द कस्टमर नीरज हु इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15th of October, ठीक है। On October 12, Nisha presents the bill of exchange for the payment and Neeraj office during regular business hour, but Neeraj is not present. Nisha leaves the bill with Neeraj assistant requesting to be presented to Neeraj for payment when he returns. However, Neeraj assistant forgot to give the bill and Neeraj does not make the payment by due date and bill is dishonored. Examine the provision of 1881. Examine whether the Nisha's presentation of bill टू द नीरज असिस्टेंट वैलिड है क्या? तो देखो सेक्शन नंबर 64 क्या कहता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ये आपने प्रेजेंट करना चाहिए फॉर द मेकर, ड्रॉवर या ड्रॉई को बाय रिस्पेक्टिव जो भी पर्सन है उसको। सर अगर यहां पर डिफॉल्ट होता है तो अदर पर्सन शैल नॉट बी लायबल। इसके अलावा प्रेजेंटमेंट आपको किसको करना है? पर्सन प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर उनके एब्सेंस में इन द प्रॉपर बिजनेस ऑफ आवर्स आप किसी दूसरे पर्सन को भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर कर पाओगे क्या? नहीं सर। ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज को आप यहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, मतलब जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, असिस्टेंट के पास छोड़ के आ गए, यही इससे गलती हो गई बेटा। मतलब असिस्टेंट को प्रेजेंट करना इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटमेंट, आपको पर्सनली प्रेजेंट करना पड़ेगा तभी उसको वैलिड प्रेजेंटमेंट बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिल निशा के द्वारा नीरज के असिस्टेंट को दिया है ये वैलिड नहीं है लॉ के अंदर। ओके, फिर एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड या ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस या बाय नोटिस या बाय डेथ या बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये 5 ऐसे केसेस है जहां पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ खत्म हो रहा है क्या? हाँ खत्म हो गया। राइट ऑफ रीसेल अंडर दी सोगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन अनपेड सेलर एक्सरसाइज दिस राइट। तो अनपेड सेलर कब यहां पर राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ रीसेल को? देखो, तो राइट ऑफ रीसेल यहां पर एक वैल्यूएबल राइट है जो अनपेड सेलर के पास होता है। अगर ये राइट नहीं होता तो राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब अनपेड सेलर का राइट, यहां पर राइट ऑफ रीसेल को कब अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब एक तो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हो, या मैंने जब यहां पर बायर को इंटेंशन, मैंने यहां पर बायर को नोटिस दे दिया ऑफ इंटेंशन टू रीसेल। समझे क्या बात को? और अगर इंटेंशन टू रीसेल का नोटिस दिया और मुझे लॉस हुआ तो मैं लॉस को रिकवर कर पाऊंगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट को अपने पास रहने दूंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहने दूंगा। इसके अलावा सर यहां पर मुझे एक बात बताइए, जो राइट ऑफ रीसेल है ये मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं जब मैंने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको रिजर्व करके रखा था, या जहां पर प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं होती है, या जहां पर अनपेड सेलर ने यहां पर एक्सरसाइज किया था राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट को, उन केसेस के अंदर भी राइट ऑफ रीसेल को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। ओके, तो 100 बात की एक बात सर, इसके अंदर कौन से अच्छे क्वेश्चन से जरा आप बता दो। तो देखो, मैं अगर बात करूं, ये सी वाला क्वेश्चन अच्छा है एक प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सी का पहला वाला पार्ट, ठीक है, सी का पहला वाला पार्ट। इसके अलावा और कौन सा, ये कोरम वाला क्वेश्चन पर ये तो ठीक है, पीवाई क्यू का सवाल है तो अब क्या बोलूं मैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, और कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, और कौन सा, ये तो गलत क्वेश्चन दे के रखा है पर ये भी ठीक है, मार्क करके रख दो, ठीक है, ये भी मार्क करके रख दो। ये अच्छा सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये सवाल अच्छा लगा। बस इतने ही सवाल है बेटा, बाकी सब तो बकवास है, बाकी सब तो वही चीजें गोटी गोटी डाल के रखी है इन्होंने, है ना। यस, ओके। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है बेटा, यहाँ पर आपका MTP2 होता है समाप्त। होप सो अब सभी लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम मस्त होगा, क्योंकि अब पेपर को बहुत ज्यादा कम समय बच चुका है, तो आप एकदम फुल लगन से, फुल जोश से, फुल एकदम बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं अज्यूम यहाँ पर करता हूँ, ठीक है।
ओके बच्चों, जाने से पहले आपको इतनी चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, और वीडियो को लाइक कर देना। मैं चाहता हूँ आप फटाफट फटाफट बढ़िया से सारे बच्चे पास हो जाए, और उसके बाद हम लोग सीए इंटर लॉ की जर्नी एकदम बढ़िया से साथ में करें, एकदम मस्त से मजे से करें, ठीक है। तो सभी लोगों को पेपर आपके बहुत अच्छे जाएंगे, बस आप खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा आपके जो सॉरी पेपर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने इंटर के लेक्चर्स बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल 26 6.0 लेके रखा हूं बेटा। ये एक रिविजनरी सीरीज है जो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिख जाएंगी। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब के ऊपर कवर करवा के रखा हूं। तो कुछ बच्चों को, अगर कुछ बच्चों को वो चीजें देखना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना, और साथ ही साथ आपको पूरी के पूरे यहां पर क्या मिल जाएंगे, लिंक भी मिल जाएंगे। समझे क्या आप बात को? यस। एक और बात बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने जो क्वेश्चन बैंक और चार्ट बुक मैंने प्रिपेयर किया हो, जहां पर 140 पेजेस के अंदर मैंने पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज कर दिया हो। अब आने वाली जो हमारी चार्ट बुक है, जो नई चार्ट बुक है, उसके अंदर तो 95 पेजेस के अंदर ही मैंने पूरी 100% समराइज करके रख दिया हो सीए फाउंडेशन लॉ को। वो जो किताब है बेटा, ये आपको मिलेंगी igsir.in के ऊपर। आप igsir.in के ऊपर जाइए, यहां पर देखो सुपर चार्ट बुक भी अवेलेबल है, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, सीए इंटर का ऑडिट का लेक्चर भी यहां पर अवेलेबल है, सीए इंटर लॉ और फाउंडेशन लॉ ultimatece.com के ऊपर आपको मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।